हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। यूनिफाइड अप्रोच इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया निपा वायरस के एक नए आउटब्रेक पे केरला में। हर 2-3 साल बाद निपा वहाँ पे अटैक करता है और कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। इस वायरस से कैसे निपटा जाए इस आर्टिकल में आपसे डिस्कस करके समझाया गया है। शुरू करेंगे क्लास को इस क्विज़ के साथ में। जो इस आर्टिकल में पढ़ेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है ना। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सारे के सारे क्वेश्चंस इस क्विज़ में आपको मिलेंगे। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे क्विज़ के। आपको ऑब्जेक्टिव है 7 में से 7 आपको मार्क्स मिले। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी यूनिफाइड अप्रोच। देखिए, अप्रोच तो आप जानते ही हैं, किसी काम के लिए जो आपका नज़रिया होता है ना। और यूनिफाइड होती है मिली जुली, यूनिटी वाली, चीज़ों को एक बना करके चलने वाली। कह रहा है हमें भी अप्रोच चाहिए जो हो यूनिफाइड, जो हो चीज़ों को यूनिटी में या एक बना के रखने वाली। और बात कर रहा है ऑन द निपा आउटब्रेक इन केरला एंड अ वन हेल्थ अप्रोच। बात कर रहा है नीपा आउटब्रेक की, नीपा के फैलाव की केरला नाम की स्टेट में, और एक वन हेल्थ अप्रोच की। आई बात समझ में। अब ये वन हेल्थ अप्रोच जो है इस आर्टिकल में डिटेल में बताई गई है। हेल्थ जो है वो वन होती है, चाहे वो इंसान की हो यानी ह्यूमंस की, चाहे वो एनिमल्स यानी जानवर की, चाहे वो पेड़ पौधों की यानी कि प्लांट्स की। अगर हेल्थ को वन बना करके चलोगे, तीनों चीज़ों को बैलेंस में रखोगे, तो ये जूनोटिक डिसीजेज जो हैं नीपा जैसी बार बार हमें अटैक नहीं करेंगी। चलिए आउटब्रेक नाम के वर्ड को देखें। आउट प्लस में ब्रेक से वर्ड बना हुआ है। देखिए, इसका मतलब है तेज़ी से होने वाला, अचानक से होने वाला किसी भी चीज़ का फैलाव, या किसी भी चीज़ की शुरुआत जो बहुत तेज़ी अचानक से हो जाए। आउटब्रेक ऑफ वायरस हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। आउटब्रेक ऑफ ए वॉर हो सकता है। आउटब्रेक ऑफ फायर हो सकता है। समझ गए? अचानक से आग लग गई, अचानक से वॉर हो गई, अचानक से इन्फेक्शन या किसी चीज़ की पैंडमिक का। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप आउटब्रेक नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। इस वर्ड को दो चीज़ों से कनेक्ट करके रखें। एक तो ये वर्ड है सडन, दूसरा है क्विक। बहुत अचानक से और बहुत तेज़ी से जब किसी चीज़ का फैलाव हो या शुरुआत हो, तब वहाँ पे इस वर्ड को यूज़ करना है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ कैन प्रिवेंट जूनोटिक स्पिल ओवर। कह रहा है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर आपने ली, या फिर यूं कह दें कि यूनिफाइड अप्रोच आपने ली। इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड यानी कि एक, सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलने वाली। कह रहा है और ये अप्रोच किसके लिए भाई? ये अप्रोच है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए। कह रहा है सिर्फ यही रोक सकती है, प्रिवेंट कर सकती है जूनोटिक स्पिल ओवर नाम के इस फिनोमिनन को। अब ये क्या होता है जूनोटिक स्पिल ओवर? देखिए, जूनोटिक मतलब ऐसी चीज़ या ऐसी कोई बीमारी हो, वायरस हो, पैथोजन हो, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता हो। भाई बीमारी थी जानवरों की, लेकिन जानवर किसी आदमी ने खा लिया। बीमारी थी चमगादड़ों की, लेकिन किसी आदमी ने चमगादड़ को खा लिया, तो वो आदमी को चमगादड़ों की बीमारी हो गई। अब उस आदमी से वो बीमारी ह्यूमंस में भी फैलने लगी। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेस। ऐसी बीमारियां जो जानवरों से जंप करके हमारे सामने आई हैं। स्पिल ओवर वर्ड का मतलब होता है जी फैलाव। और ये कैसा फैलाव है? देखिए, स्पिल मतलब, देखो ये ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी डालोगे तो यहीं तक डाल सकते हो ना, क्या इससे भी ज़्यादा डाल सकते हो? मान लीजिए यहाँ तक आपने पानी डाल दिया और गिलास को फुल कर दिया, इसके बाद इसमें और पानी डाला, तो ये पानी जो बाहर गिरने लगेगा ना, इसी एक्शन को बोलते हैं अंग्रेजी में स्पिल होना। और ये स्पिल क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ओवर हो गया। अब समझे स्पिल ओवर क्या है? स्पिल ओवर का मतलब होता है जी अपनी स्पीसीज से निकल करके बाहर बाहर तक जो है बीमारियां फैलने लगे। चमगादड़ों में तो होती ही थी, सारे चमगादड़ों को हो भी गई। अब स्पिल करके, ओवर होकर के आसपास के जानवरों को, ह्यूमंस को, सब तरफ फैलने लगी। तो जूनोटिक स्पिल ओवर वर्ड ऐसे बना है, किसी बीमारी का स्पीसीज़ को जंप करके दूसरी स्पीसीज़ में जा करके लोगों को, चीज़ों को इन्फेक्ट करना। अप्रोच आपका सब्जेक्ट है, कैन प्रिवेंट इसकी वर्ब है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जल्दी से इसकी वोकैब को देख लेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड्स एक साथ देख लोगे तो बाद में पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। और उसी के साथ में, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्ज़ाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की। यूनिफाइड अप्रोच, एनालाइजिंग और कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। जूम इन करते हैं, 5 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करेंगे चाओस से। चाओस ही बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं केओस, ठीक है, चाओस मत बोलना। केओस का मतलब होता है जी अराजकता, डिसऑर्डर या लॉलेसनेस, अफरा तफरी। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, काबुल को कब्जा लिया, तो फिर एक एटमॉस्फेयर था, वातावरण था अराजकता का या अफरा तफरी का, केओस का, वहाँ की सड़कों पे। सेंटेंस बड़ा आसान है, बार बार आपको एक ही सेंटेंस करवाता हूँ। हर वर्ड से किसी सेंटेंस को कनेक्ट करके रख लेना। सेंटेंस जब दिमाग में बैठ जाता है ना, बड़ा आसान होता है इन वर्ड्स को यूज़ करना। अब देखिए, केओस के सारे सिनोनिम्स हैं। कभी पेंडेमोनियम देखेंगे, कभी शैम्बल्स देखेंगे, कभी अपहेवल, टर्मोइल, एनार्की, मेहम, है ना। आज आप इसका सिनोनिम देखेंगे हैवक। और याद रखें, हैवक वर्ड जनरली रीक नाम की इस वर्ब के साथ में यूज़ किया जाता है। रीक मतलब कॉज करना, हैवक का मतलब है अफरा तफरी। जब भी किसी चीज़ की वजह से अफरा तफरी अराजकता फैलती है तो हम बोलते हैं दिस कैन रीक हैवक या दिस हैज़ रीक्ड हैवक। तो ये दोनों को लोकेशन वाले वर्ड्स हैं, साथ ही चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला अपने पास वर्ड है आज रेजर्वॉयर। देखिए, रेजर्वॉयर का मतलब होता है स्टोरेज, और बड़ी सी स्टोरेज जहाँ पे आपने चीज़ों को स्टोर करके रखा हुआ है। जनरली ये नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह उनके लिए जो है बहुत अच्छे से यूज़ होती है, जैसे वाटर रेजर्वॉयर, पानी की स्टोरेज, है ना। इंडिया स्मॉलर सिटीज़ आर अ रेजर्वॉयर ऑफ अनटैप्ड टैलेंट एंड पोटेंशियल। भारत के छोटे शहर एक स्टोरेज हैं, और किसका? ऐसे टैलेंट और पोटेंशियल का जो अनटैप्ड है, जिसको भी पहचाना जाना बाकी है या जिसका इस्तेमाल किया जाना बाकी है ना। तो रेजर्वॉयर वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। रिपोजिटरी इसका एक सिनोनिम है, एडवांस वाला। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है एंथ्रोपोजेनिक। बड़ा आसान वर्ड है ये। देखिए, एंथ्रोप मतलब इंसान, और जेनो यानी जेनेसिस यानी कि बर्थ, किसी भी चीज़ की शुरुआत। जेनेसिस से जेनिक नाम का वर्ड बना है। तो एंथ्रोपोजेनिक हर वो चीज़ है जिसकी बर्थ या जिसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन की वजह से है। इंसान के द्वारा कोज की गई चीज़ों को एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन वो है जो इंसान की वजह से हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज़ एंथ्रोपोजेनिक एंड इज स्लोली किलिंग अवर इकोसिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग इंसान के द्वारा कोज्ड है, एंथ्रोपोजेनिक है, और धीमे धीमे हमारे इकोसिस्टम को, पर्यावरण को ख़त्म कर रही है, किल कर रही है। चलिए, वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे इसको एंथ्रोपोजेनेटिक भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप ये वर्ड देखते हैं और कहीं कहीं एंथ्रोपोजेनिक ही देखते हैं। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास होमस्टेड। होमस्टेड का मतलब होता है एक घर जो कि एक फार्म हाउस पे बना हो, है ना। घर और फार्म हाउस एक साथ हो। द फैमिली लिव्ड ऑन ए होमस्टेड एंड ऑन सेवरल नियर बाई ऑर्चर्ड्स। फैमिली जो है वो एक होमस्टेड में या घर प्लस फार्म हाउस वाले एरिया में रहती थी, और बहुत सारे बागानों को, ऑर्चर्ड्स को ओन करती थी। ऑर्चर्ड समझ गए ना, पेड़ फल फूल वाले एकदम बागान वागान होते हैं जो। चलिए, होमस्टेड के सिनोनिम्स होते हैं ये सारे: सेटलमेंट, हैबिटेशन, हैबिटेट,
आज आप हैबिटेट नाम का वर्ड देखेंगे। अब इसका फार्म हाउस से कुछ ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। हैबिटेट का मतलब होता है एक एरिया जहाँ पे कोई भी प्रजाति रहे। मान लीजिए चमगादड़ जो है फ्रूट बैट्स, वो चंदन के जो है जंगल में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो चमगादड़ों का हैबिटेट है चंदन का जंगल, है ना। इस तरीके से आप इस वर्ड को कनेक्ट करके रखें। लास्ट वर्ड है अपने पास सिम्बायोसिस। बहुत ही एडवांस वर्ड है, पहली बार आप देख रहे हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ऐसे रिश्ते जो एक दूसरे के पूरक हों वो कहलाते हैं सिम्बायोसिस। स्ट्रॉन्ग relationships thrive on the symbiosis of love, respect and communication between people। मजबूत रिश्ते हमेशा फलते फूलते हैं इस सिम्बायोसिस पे, इस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप पे, जो है प्यार, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन की लोगों के बीच में। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे सिम्बायोसिस, इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। चलिए अब जल्दी से आते हैं अपने आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए समरी ये है कि नीपा वायरस जो है फिर से अटैक कर रहा है केरला में। 2019 में भी ये वायरस आया था, 2023 में भी आया है। और इस वायरस की खास बात ये है कि ये इंसानों को अटैक करने के लिए बना ही नहीं है। ये वायरस बना है अटैक करने के लिए फ्रूट बैट्स को। तो फ्रूट बैट से बार बार ये इंसानों पे अटैक करने लगता है, और इसका सिंपल रीज़न ये है कि फ्रूट बैट्स के एरिया में इंसान घुसने लगा है। जहाँ पे ये चमगादड़ लटके रहते हैं जिन पेड़ों पे, उनको काट करके इंसान अपनी झोपड़ी बनाने लगा है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ऐसी डिसीज से बचने का सिंपल सा तरीका यही है, सब अपने अपने एरियाज़ में रहो, वन हेल्थ अप्रोच को अपनाओ। इंसान ना केवल अपनी हेल्थ की चिंता करे बल्कि जानवरों के स्वास्थ्य की भी चिंता करे, जंगली जानवरों के। और साथ ही साथ वन हेल्थ अप्रोच में प्लांट्स का भी हेल्थ जो है वो भी देखा जाता है। प्लांट्स अच्छे से रहें, उनमें भी कोई बीमारियां ना हो। तो इस अप्रोच से चलेंगे, अपने अपने एरिया में रहेंगे, तो इस तरह की बीमारियां जूनोटिक होकर के इंसानों को अटैक नहीं करेंगी। आज की टोन है एनालाइजिंग और कंसर्न्ड। बहुत परेशान और कंसर्न्ड आपको दिखाई देगा आर्टिकल नीपा के आउटब्रेक को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। कह लाइटनिंग इज अनलाइकली टू स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, बट द नीपा वायरस इज अगेन रीकिंग हैवक इन कोझिकोड। कह रहा है लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, जो आसमान से गिरती है ना, बोल्ट बोलते हैं इसको। कह रहे जी बिजली जो है वो बड़ी अनलाइकली होती है, बड़ी असंभावित होती है कि वो स्ट्राइक करेगी, चोट मारेगी एक ही प्लेस पे दो बार, एक ही जगह पे दो बार। कह रहे लेकिन नीपा वायरस जो है वो फिर से रीक कर रहा है हैवक को। रीक करना यानी कोज करना, हैवक का मतलब होता है अराजकता, अफरा तफरी, डैमेज। कह रहे लेकिन नीपा वायरस जो है फिर अराजकता फैला रहा है कोझिकोड नाम के इस शहर में। और कोमाला क्या कह रहे द फोर्थ आउटब्रेक ऑफ द डिसीज इन केरला ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। ये चौथा आउटब्रेक है इस नीपा डिसीज़ का केरला में पिछले 5 सालों में। आई बात समझ में। बिजली भी जब एक जगह पे दो बार नहीं गिरती, तो ये नीपा जो है एक जगह पे 5 बार 4 बार कैसे आ गया 5 सालों में। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है वहाँ के लोगों का इन जानवरों के साथ में, चमगादड़ों के साथ में, तभी ये नीपा इनमें बार बार फैलता है। लाइटनिंग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज, वायरस की वर्ब है इज रीकिंग हैवक। रीक हैवक एक को लोकेशन वाले वर्ड्स हैं। रीक प्लस में हैवक साथ में रहेंगे, दोनों का मतलब होता है अफरा तफरी को, अराजकता को कॉज करना। चलिए और आगे बढ़े। आगे कह रहे जी कोज्ड बाय अ जूनोटिक स्पिलओवर, द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, द क्लोजेस्ट रिजर्वायर ऑफ द वायरस इज फ्रूट बैट्स। कह रहा है कि जो कोज्ड बाय है एक जूनोटिक स्पिलओवर के द्वारा। जूनोटिक स्पिलओवर आप देख चुके हैं, इंसानों का, जानवरों से इंसानों में किसी बीमारी का फैलना। कह रहा है ये ऐसी बीमारी है जो कोज्ड बाय होती है जूनोटिक स्पिलओवर से। कह रहा है और ट्रांसमिशन होता है पैथोजेंस का एनिमल से ह्यूमंस में। तो ये जूनोटिक स्पिलओवर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। पैथोजन मतलब वायरस, ट्रांसमिशन मतलब फैलाव, फ्रॉम ह्यूमंस, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। कह रहा है जी इस तरह की जो बीमारी है ना, इसका क्लोजेस्ट रिजर्वायर जो है इस वायरस का, सबसे ज़्यादा नज़दीकी जो इसका स्टोरेज है या सोर्स है इस वायरस का, वो है फ्रूट बैट्स। एक जो है चमगादड़ों की खास सी ये प्रजाति, फ्रूट बैट्स इसको बोलते हैं। सेंटेंस में एक एरर है, आपको बाद में बताएंगे, जो लोग पकड़ सकें वो कमेंट सेक्शन में डालें। डैंगलिंग पार्टिसिपल की है ना, थोड़ी एडवांस्ड एरर है। मीनिंग आपने इसका निकाल लिया। रिजर्वायर आपका सब्जेक्ट है जिसका मतलब होता है सोर्स,
इसकी वर्ब है इज। बता देते हैं आपको एरर यहीं पे। देखो ये कोज्ड बाय जो है ना, ये डिसीज के लिए आना चाहिए पूरा का पूरा एडजेक्टिव। भाई ये डिसीज जो होती है ना, ये कोज्ड बाय होती है स्पिल ओवर, जूनोटिक स्पिल ओवर से। लेकिन ये पूरा जो आप फ्रेज देख रहे हैं ये वाला, ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट है क्लोजेस्ट रेजर्वॉयर। तो वायरस का रेजर्वॉयर जो है ना वो कोज नहीं होता है जूनोटिक स्पिल ओवर से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये डिसीज जो है वो कोज होती है जूनोटिक स्पिल ओवर से। तो ये जो सब्जेक्ट आपने यहाँ रिजर्वॉयर को बनाया है ये गलत है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा ये एडजेक्टिवल फ्रेज जो है मैच नहीं हो रहा। तो कैसे भी करके आप वायरस को सब्जेक्ट बनाएं इस सेंटेंस में, और फिर ये जो पूरा का पूरा इसको क्वालिफाई कर पाएगा। डैंगलिंग पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, जिसमें पार्टिसिपल का सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई सीधा कनेक्शन नहीं बन रहा होता। टेक्निकली ये सेंटेंसेस गलत होते हैं। एसएससी बैंक में इन सेंटेंसेस पे आपको खूब एरर्स मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका सब ये आपको बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट में यूट्यूब में करवाया गया है। ये एक एक कॉन्सेप्ट आपको आधा आधा घंटा लगा करके एग्जाम्पल्स के साथ में समझाया गया है। आगे कह रहे हैं जी, विद 2 persons dying of Nipah this week in Kozhikode and 3 more persons, 2 of them relatives of one of the victims, testing positive and being hospitalized. Disturbing memories from the terrifying outbreak of 2018 in which 21 or 23 infected people died have surfaced. कह रहे हैं जी विद, साथ ही इस चीज़ के, विद किस चीज़ के साथ? 2 लोगों के मर जाने के या मारे जाने के नीपा की वजह से। 2 people dying of नीपा। और कब? दिस वीक, इसी हफ्ते। और कहाँ पे? कोझिकोड में। कह रहे एक तो ये चीज़ हुई इसके साथ, और दूसरी चीज़ क्या? 3 और लोगों के, जिनमें से 2 जो हैं रिलेटिव हैं एक विक्टिम के ही। इन 2 में से एक के ही 2 रिलेटिव हैं, 3 में से 2। कह रहे इन 3 के टेस्ट कर जाने के साथ ही पॉजिटिव, इन तीनों के पॉजिटिव हो जाने के साथ ही नीपा को, और हॉस्पिटलाइज हो जाने के साथ ही भाई 2 की डेथ हो गई और 3 जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनको नीपा हुआ है, पॉजिटिव हैं। कह रहे इस बुरी घटना के साथ ही, कह रहे डिस्टर्ब करने वाली मेमोरी जो हैं, यादें जो हैं, उस डराने वाले आउटब्रेक से या फैलाव से जो था 2018 का, जिसमें 23 में से 21 लोग मारे गए। नीपा जिनको हुआ था 23 में से 21 लोग जो मारे गए। कह रहा है ऐसी मेमोरीज सरफेस कर चुकी हैं, ऐसी यादें फिर से सबके सामने आ चुकी हैं, है ना। तो जैसा तब हुआ था वैसा ही कुछ अभी हो रहा है। एक एक दो दो करके डेथ हो रही है, तो वही मेमोरीज जो है सबके सामने आ चुकी हैं। मेमोरीज की वर्ब है हैव सरफेस्ड, पीपल की वर्ब है डाइड। ये विद से बनाया गया पूरा का पूरा फ्रेज है। इसका मतलब बता रहा है कि इस घटना के साथ ही ये हुआ है। 2 लोगों की डेथ हो गई और 3 लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। चलिए ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट आपको वो करवा देते हैं। डाई वर्ब जो है डाई, इसके बाद में ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है और इन भी आता है। कब आपको कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद रखें। जब भी किसी डायरेक्ट कॉज से किसी की डेथ होगी, डायरेक्ट कॉज से, बीमारी से, डायरेक्ट, कैंसर, HIV, कोविड, आ रही बात समझ में? नीपा भी एक बीमारी होगी ना। जैसे कोविड-19 एक बीमारी बनी है, वैसे नीपा भी एक बीमारी है। वायरस के नाम से बीमारी बना दी इन्होंने। जब भी आपको सीधे सीधे बीमारी का नाम दे दिया जाए डायरेक्ट कोज और डाई लिखा जाए, तो डाई वर्ब अपने बाद ऑफ ले लेगी। अच्छा, अगर कोज इनडायरेक्ट हो, जैसे हंगर से डेथ होगी किसी की, भूख से, प्यास से, गर्मी से, सन के एक्सपोजर से, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप फ्रॉम लगाएं। और अगर किसी इवेंट में किसी की डेथ हुई है, घटना में, तो इन लगाएं। अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड फ्रॉम कोलेरा। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो हैजा से मर गया, कोलेरा से मर गया। कोलेरा यहाँ पे एक डिसीज़ का नाम है, डायरेक्ट कोज है, फ्रॉम ना लगाएं, ऑफ लगाएं, डाइड ऑफ कोलेरा। 20 पीपल्स आर फेयर डेड ऑफ द इंसिडेंट या एक्सीडेंट। 20 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं या फियर्ड हैं, ऐसा डर बताया जा रहा है कि वो डेड हो चुके हैं इस एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट एक घटना है, कोई भी इवेंट, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो तो इन लगा के आप बताएं फियर डेड इन द एक्सीडेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको यूज़ करना सीखें। डाई वर्ब को सही प्रेपोजिशन लगा करके ही यूज़ करें। ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपसे क्विज में पूछा गया है। ऊपर एक ग्रामर, एक वोकैब थोड़ी सी रह गई। 4 वर्ड्स हैं अपने पास, पैथोजन, एंटीजन, एंटीबॉडीज और इम्यूनोजन। चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, खास करके कोविड-19 जो है बीमारी के बाद में। ये चारों वर्ड जो है ना अक्सर आपको आर्टिकल्स में, नॉवेल्स में जो देखने को मिलेंगे। देखिए पैथोजन का मतलब है जो चीज़
पैथोज को कोज करें, और पैथोज का मतलब होता है डिसीज या पेन। पैथोजेन मतलब पैथोज को यानी डिसीज को, जन यानी जेनेसिस करने वाले, पैदा करने वाले। तो इसका मतलब हो गया स्मॉल डिसीज स्प्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें फंजाई आ गई, बैक्टीरियम आ गया है ना, बैक्टीरिया, या इसमें वायरसेस आ गए। जितने भी ये सब छोटे छोटे जानवर होते हैं, जानवर तो बोलना नहीं चाहिए इनको, ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो बीमारी फैलाती हैं, उनको अपने बोलते हैं पैथोजेंस। एंटीजन क्या होता है? अ वीक पार्ट ऑफ अ वायरस और बैक्टीरिया। इनके छोटे से हिस्से को बोलते हैं वीक पार्ट को एंटीजन, जिसका इस्तेमाल करके इनकी वैक्सीन बनाई जाती है। एंटीजन अच्छी चीज़ है, इस बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े करके या वायरस के छोटे छोटे पार्ट करके फिर उनको, समझ पा रहे हैं ना, उस पार्ट्स के जरिए उनको जो है वैक्सीन डेवलप करने का इनको मौका मिलता है साइंटिस्ट को। तो एंटीजन हो गया बैक्टीरिया का वीक पार्ट। एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है जी ऐसे प्रोटीन्स, जब हमारी बॉडी में वैक्सीन लगा दें तो वो प्रोटीन्स जो है बीमारी से फाइट करने लगें। आपको कोविड वैक्सीन लगी तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, फिर कोविड आएगा तो उससे वो फाइट करेंगी। तो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स दैट फाइट इन्फेक्शन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, लिख दो बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, सीधे लिख दो प्रोटीन्स दैट फाइट इन्फेक्शन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, ऐसे ही आपको याद रह जाएगा। चलिए लास्ट क्या है? लास्ट है इम्यूनोजन। इम्यूनोजन मतलब ऐसी चीज़ें जो इम्यूनिटी को पैदा करें, इनका मतलब होता है जी वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का ही साइंटिफिक नेम है इम्यूनोजन। थोड़ा सा ये जेन वाले तो तीनों याद आपको आ जाएंगे, एंटीजन, पैथोजन और इम्यूनोजन। एंटीबॉडीज़ वो हो गई वो प्रोटीन्स जो फाइट करती हैं इन्फेक्शन को। याद रखेंगे इन चारों वन वर्ड्स को, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी जस्ट ए मिनट, कहाँ थे अपने? कह रहे जी द सिचुएशन रिमेन्स वेरी मच द सेम इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सिचुएशन जो है वेरी मच द सेम है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। अगर बात करें इस रूप में, इन टर्म्स में जो है ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की, कैसे इस वायरस को ट्रीट किया जाता है, और वो ऑप्शंस आपको बता रहा है कॉलम लगा के। देयर इज़ नो क्योर एंड सपोर्टिव केयर रिमेन्स द ओनली वे टू हैंडल निपा इन्फेक्शन इवन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी इसका इलाज नहीं है इस वायरस के आपको इन्फेक्ट कर देने के बाद, और सपोर्टिव केयर ही है, वही बनी हुई है आपका अकेला ऐसा तरीका जो हैंडल करने का है वायरस के इन्फेक्शन को, यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल में भी। सांस लेने में दिक्कत हुई तो वेंटिलेटर लगा दिया, बुखार हुआ तो दवाई दे दी बुखार की, वॉमिटिंग हुई तो वॉमिटिंग की कुछ दवाई दे दी। बस यही केयर आपकी की जा सकती है। अगर बॉडी इसको झेल लेगी वायरस को 4-5-10 दिनों में तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो आप समझते हैं। सिंपल सेंटेंस, बढ़े आगे। कह रहे जी केरलाज हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज सेड hundreds of people on the contact list of the deceased had been put under medical observation। कह रहे हेल्थ मिनिस्टर जो है केरला की वीना जॉर्ज, वो भी उन्होंने भी ये कहा कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं, इन 2 मरे हुए या 3 जो हैं डेथ किए हुए लोगों की, डिसीज लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में, कह रहा उनको डाल दिया गया है मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर। उन पे चिकित्सक जांच रखी जा रही है, कहीं उनको भी वायरस के सिम्टम डेवलप ना हो। हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज की वर्ब सेड हंड्रेड्स की वर्ब हैड बीन पुट। जब हंड्रेड्स को पुट कर दिया गया था ऑब्जर्वेशन में, तो उसके बाद वीना जॉर्ज ने कुछ कहा। तो वीना जॉर्ज की वर्ब जो है पास्ट में इंडेफिनिट में, और जो घटना उससे भी पहले की है वो है पास्ट परफेक्ट में, हैड बीन प्लस में V3। ठीक है, पैसिव में। तो ये जो पास्ट परफेक्ट है इस पर हमेशा आपको ध्यान देना है, पास्ट के लिए ही यूज़ किया जाएगा। पास्ट की घटना दी गई होगी और उससे भी पहले जब कुछ हुआ होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। कह रहे जी वन ऑफ देम अ 9-year-old चाइल्ड इज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट। इन हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स में से एक जो है 9 साल का बच्चा वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे है, सांस लेने में उसको तकलीफ है। 1 के बाद में ऑफ लगेगा, लेकिन उसकी ऑफ के बाद में लगेगा प्लूरल नाउन, क्योंकि कई चीज़ें होंगी, उन्हीं में से 1 को निकालना है ना। 1 ऑफ बॉयज़, 1 ऑफ द गर्ल्स, है ना। तो 1 प्लस में ऑफ प्लस में हमेशा प्लूरल नाउन, और 1 की वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगी, इज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट।
याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, वन की वर्ब को प्लूरल नहीं देना है और ऑफ के बाद में कुछ सिंगुलर नहीं लगाना है। कह रहा है कंट्रोल रूम हैज़ बीन ओपन इन कोझिकोड टू मॉनिटर द सिचुएशन एंड ऑल द हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट वुड बी आस्क्ड टू फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। कंट्रोल रूम बना दिया गया है कोझिकोड में मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन को, और सारे हॉस्पिटल जो हैं डिस्ट्रिक्ट में उनसे कहा जाएगा, आस्क किया जाएगा कि वो इन्फेक्शन कंट्रोल के मेजर्स को, प्रोटोकॉल्स को, नियमों को फॉलो करें। जो जो उनको करना चाहिए इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो सब का सब वो लोग करें। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी काम को करने का। सिंपल सेंटेंसेज हैं। कह रहे 16 टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड टू टेक फॉरवर्ड एप्रोप्रिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स। 16 टीम्स भी बना दी गई हैं ताकि टेक फॉरवर्ड किया जाए और आगे ले जाया जा सके कंटेनमेंट के प्रोटोकॉल्स को। प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर है ना, किसी काम को कैसे करना है। कंटेनमेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना, आगे बढ़ने से रोकना। तो 16 टास्क फोर्स की टीमें हैं जिनका काम है इस इन्फेक्शन को रोका जाए, कैसे भी करके आगे से आगे फैलने ना दिया जाए। टीम्स की वर्ब है हैव बीन फॉर्म्ड पैसिव वॉइस में, ठीक है। कंटेनमेंट प्रोटोकॉल आप समझ चुके हैं। कह रहा है सेंट्रल टीम हैज़ ऑल्सो बीन सेंट टू केरला टू असिस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट। एक सेंटर से भी टीम भेज दी गई है पैसिव वॉइस के अंदर केरला की तरफ, ताकि वो वहाँ की गवर्नमेंट को असिस्ट करे, स्टेट गवर्नमेंट की मदद करे। नेबरिंग स्टेट्स हैव टेकन प्रेपरेटरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट पोरस बॉर्डर्स डू नॉट ब्रिंग इन्फेक्शन अक्रॉस फ्रॉम केरला। पड़ोस के जो राज्य हैं उन्होंने भी ले लिया है प्रिपरेटरी स्टेप्स को, ऐसे कदमों को जो प्रिपरेशन में लिए जाते हैं, तैयारी के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो पोरस बॉर्डर्स हैं, पोरस का मतलब है जिनसे आप आर पार हो सकें, जिनमें पोर्स हैं। पोरस का मतलब समझते हैं ना, जिसके अंदर छेद हैं। बॉर्डर के अंदर छेद ही है ना, बॉर्डर तो बंद नहीं है, इधर का उधर, उधर का इधर, कभी भी कर लो। तो कह रहे हैं जो आर पार जाए जगने वाले जो बॉर्डर्स हैं वो ब्रिंग ना करें इन्फेक्शन को केरला से, अक्रॉस फ्रॉम केरला। स्टेट्स के, नेबरिंग स्टेट्स के ये मेजर्स हैं। स्टेट्स सब्जेक्ट है, हैव टेकन इनकी वर्ब है, बॉर्डर्स की वर्ब है डू नॉट ब्रिंग। कह रहा है द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर अश्योर्ड द पीपल वाया अ वीडियो मैसेज दैट द स्टेट वॉज टेकिंग द इशू वेरी सीरियसली। जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, उन्होंने भी अश्योर किया लोगों को एक वीडियो मैसेज के जरिए कि स्टेट जो है ले रही थी इस इशू को बहुत सीरियसली, इस मुद्दे को बड़ा ही सीरियसनेस के साथ में। चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट है, अश्योर्ड इनकी वर्ब है, स्टेट की वर्ब है वॉज टेकिंग। चलिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सारे के सारे सेंटेंसेज हैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा तेज़ी से पढ़ना भी सीखें जब आर्टिकल आपका ईजी हो। अब आएंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पे एनालाइज करके आपको बताएगा ये वायरस बार बार केरला में क्यों आता है। कह रहे जी वाइल experiences from the prior outbreaks 2018, 19, 2021 have given medical teams a toolkit of protocols across sectors। अब देखो डैश है, डैश के बीच में कुछ लगा है, इसको छोड़ दो। Constant vigil can be the only guard against such outbreaks। जब भी दो हाइफन आ जाए सेंटेंस में, दो डैश आ जाए, उनको छोड़ दिया करो, बाकी का सेंटेंस पढ़ लो, फिर उनको ऐड कर देना है। कह रहे जहाँ पे हमारे जो अनुभव हैं प्रायर आउटब्रेक से, इससे पहले होने वाले डिसीज़ के फैलाव से, 2018 के, 19 के, 21 के, कह रहा उन्होंने दे दिया है मेडिकल टीम्स को एक टूल किट। टूल किट का मतलब होता है अ सेट ऑफ मेजर्स, जो आप ले सकते हैं, ऐसे कदमों का एक सेट। और ये टूल किट है प्रोटोकॉल्स की, नियमों की। कह रहा जी और ये हैं हर एक सेक्टर में, अक्रॉस द सेक्टर्स। कह रहा जहाँ पे ये है, हमें पता है कैसे इस वायरस से निपटना होता है, कैसे इसको रोकना होता है। वहीं पे बात यह है कि लगातार विजिल जो है, कांस्टेंट निगरानी जो है, वो अकेला ऐसा गार्ड है जो अगेंस्ट होगा ऐसी सच आउटब्रेक्स के, ऐसे सच फैलावों के। कांस्टेंट विजिल बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो बड़ी समस्या है। एक्सपीरियंसेस की वर्ब है हैव गिवन, विजिल की वर्ब है कैन बी। विजिल का मतलब होता है निगरानी या केयरफुलनेस, ठीक है, वॉच बोल सकते हैं इसको आप। विजिल से ही वर्ड बनता है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो केयरफुल हो, जो वॉचफुल हो। विजिलेंट के आगे अगर आप ई लगा दें तो फिर ये अलग ही वर्ड बन जाएगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में आज बताने वाले हैं। विजिलेंटी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। विजिल, विजिलेंट तो मैंने आपको बता दिया। विजिल मतलब वॉच, विजिलेंट मतलब वॉचफुल, विजिल मतलब केयर,
विजिलेंट मतलब केयरफुल। विजिलेंटी का क्या मीनिंग है? जिन बच्चों को आता है कमेंट्स में डालो, और जिनको नहीं आता गूगल में सर्च करो, है ना, डिक्शनरी में सर्च करो। आगे कह रहे द बिगेस्ट लेसन दो फ्रॉम ग्लोबल आउटब्रेक्स इज अनलाइकली अनलर्नड येट। कह रहे जो सबसे बड़ा सबक है, जो लेसन है ग्लोबल आउटब्रेक से, दुनिया भर में होने वाले बीमारी के फैलाव से, पैंडमिक से, कह रहे वो लाइकली है कि अभी अनलर्नड होगा, अभी हम उसे भुला दिए गए होंगे, लर्न करके भूल गए होंगे। लेसन तो हमें पता ही है, अभी पैंडमिक अभी भी दिमाग में ताज़ा है। लेसन जो है, लेसन इसकी वर्ब है इज़ लाइकली अनलर्नड, है ना। कह रहे जी रिसर्च हैज शोन दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैज़ अ डेफिनेट हैंड टू प्ले इन जूनोटिक स्पिलओवर। रिसर्च ने हमें ये भी बताया है कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन की वजह से हो रही है। आदमी कहीं गया, जंगल काट आया, किसी जानवर को मार लाया, फिर उसको खा गया। कह रहे ये जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है, इसका एक डेफिनेट हैंड तो ज़रूर है, इसका एक मजबूत हाथ तो ज़रूर है प्ले में। और किस में? ये सारा प्ले है जूनोटिक स्पिल ओवर में, जानवरों से इंसानों तक बीमारियों के स्पीसीज़ को जंप करने के काम में। जूनोटिक स्पिल ओवर यही है, जानवर की बीमारी इंसान में आ गई। चलिए, रिसर्च की वर्ब है हैज़ शोन, एक्टिविटी की वर्ब है, एक्टिविटी की वर्ब है हैज़। इट हैज़ अ हैंड टू प्ले, इसके पास एक हैंड है प्ले करने के लिए, इसका एक हाथ है इस पूरे मामले में, पूरे मामले को अंजाम देने में, है ना। एंथ्रोपोजेनिक मैंने आपको बता दिया, एंथ्रोप यानी ह्यूमन, जेनिक मतलब बर्थ, हर वो चीज़ जिसकी बर्थ ह्यूमंस की वजह से हुई है, इंसान जिसके लिए जिम्मेवार है, दैट थिंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। करें इन द केस ऑफ नीपा, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी in original habitat zones of the fruit bats has repeatedly shown up on post factor analysis। कह रहे अगर नीपा की बात करें, इन केस ऑफ नीपा, जो हमारा तेज़ी से फैलाव है, विस्तार है, एक्सपेंशन है हमारी खेती की एक्टिविटी का, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का, ओरिजिनल हैबिटेट में सबसे पुराने वाले या सबसे मूल जो हैबिटेट क्या है, जहाँ पे आप रहते हैं, हैबिटेशन, होमस्टेड, जहाँ पे आप बसते हैं। तो जो ओरिजिनल हैबिटेट है, जो घर है, उसके जो जोन्स हैं फ्रूट बैट्स के, कह रहे ये एक्सपेंशन जो है ना, इसी ने ही रिपीटेडली दिखाया है, शो अप किया है। और किस पे? पोस्ट फैक्टर एनालिसिस पे। पोस्ट फैक्टर एनालिसिस किया जाता होगा बीमारियों का, पहले बीमारी हो गई, फिर देखते कहाँ से आई थी। तो ये जो बाद में होने वाला एनालिसिस है, इसमें यही पता लगा है, जहाँ पे ये चमगादड़ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी, इसलिए इस चमगादड़ का वायरस हमारे अंदर भी आ गया। एक्सपेंशन आपका सब्जेक्ट है, हैज़ शोन इसकी वर्ब है, हैबिटेट जोन वो जोन जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है। कह रहे जी ये एनालिसिस देख लेना, पीछे SES आ रहा है, आपका ध्यान इसीलिए खींचते हैं कि एग्ज़ाम में ये फ्री के मार्क्स कभी भी छोड़ के ना आए। अगर इस SES की जगह में IS लिख देता तो ये एनालिसिस नाम का वर्ड सिंगुलर हो जाता। थीसिस, एनालिसिस, पेरेंथिसिस, हाइपोथेसिस, ये सारे वही वर्ड्स हैं जिनके पीछे आपको IS की जगह ES लगा के उनको प्लूरल बनाना आना चाहिए। एक्सिस है ना, AXIS, AXIS ये है सिंगुलर, लेकिन अगर इस I को निकाल के E लगा दूँ AXES तो ये बन जाएगा प्लूरल। कह रहा है एज गवर्नमेंट्स माउंट स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स टू कंट्रोल आउटब्रेक्स and deaths due to infectious diseases, it is increasingly clear। कह रहे जैसे जैसे सरकारें माउंट करती हैं, माउंट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को खड़ा करना, जनरली माउंट एन एफर्ट, माउंट अ चैलेंज, समझ पा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को खड़ा करने के लिए सामने वाले के सामने, उसको बोलते हैं माउंट करना। कह रहे जैसे जैसे सरकारें माउंट करती हैं स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स को, आउटब्रेक्स को कंट्रोल करने के लिए, और डेथ्स को जो होती हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से, फैलने वाली बीमारियों की वजह से, कह रहे जितनी मेहनत सरकारें कर रही हैं ना, उतना ही ये साफ साफ क्लियर होता जा रहा है, इंक्रीजिंगली क्लियर होता जा रहा है। अब क्या चीज़ है वो? दैट द स्टेट नीड्स टू इनिशिएट अ वन हेल्थ अप्रोच ऑन द वे फॉरवर्ड। कि स्टेट जो है ना, यहाँ स्टेट का मतलब केरला से नहीं है, स्टेट का मतलब है सरकार से, राज्य से। तो सरकार या राज्य को ज़रूरत है कि वो शुरू करे, इनिशिएट करे
एक OH अप्रोच को, जिसको वन हेल्थ अप्रोच बोलते हैं, आगे जा कर के ऑन द वे फॉरवर्ड। तो हमारी रिसर्च हमें यही बताती है कि वन हेल्थ अप्रोच जब तक नहीं मनाओगे, इंसानी जान के साथ साथ जानवरों की जान और पौधों की जान की फिक्र करना शुरू नहीं करोगे, तब तक ये बीमारियां फैलेंगी। गवर्नमेंट्स की ओर होगी माउंट अ चैलेंज, माउंट सम एफर्ट्स, है ना, इस तरीके से माउंट नाम का वर्ड यूज़ होता है। इट की वर्ब है इज, इंक्रीजिंगली मतलब लगातार बढ़ते हुए तौर पे, इंक्रीजिंगली क्लियर होता जा रहा है। द स्टेट मतलब राज्य, इसकी वर्ब है नीड्स। कह रहे द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ लेड टू अ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द वन हेल्थ कॉन्सेप्ट which is an integrated unifying approach to balancing and optimizing the health of people, animals and the environment। कह रहे जो कोविड की बीमारी थी, महामारी थी, पैंडमिक थी, ये हमें ले जा चुकी है एक डीपर एप्रिसिएशन तक, बहुत ही गहरे तरीके से एप्रिसिएशन क्या है, किसी चीज़ को जब कोई चीज़ अच्छी होती है आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ जी बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा काम है, ये इसी को अंग्रेजी में अप्रिशिएट करना बोलते हैं। किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। कह रहे जी कोविड-19 भी हमें एक ऐसी जगह पे ले आया है जहाँ पे डीपर एप्रिशिएशन हमारे मन में भी है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का। अब ये क्या है, कह रहे जी और कुछ नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड और यूनिफाइंग अप्रोच है, सबको साथ में लेकर के चलने वाली अप्रोच है, जो है बैलेंस और ऑप्टिमाइज़ करने की हेल्थ को, यानी स्वास्थ्य को, इन सभी लोगों के, पीपल के, एनिमल्स के और एनवायरनमेंट के। और ये सारा कैसे बैलेंस होगा, विद द कॉन्विक्शन दैट ह्यूमंस लिव इन सिम्बायोसिस। इस कन्विक्शन के साथ में, इस बात पे पूरे यकीन के साथ में कि ह्यूमंस जो हैं वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में ही लिव करते हैं। जानवरों से इंसानों को फ़ायदा, इंसानों से जानवरों को फ़ायदा, तभी रह पाएंगे। ऐसा अगर सोच के चलोगे तभी आपको ये कन्विक्शन से आपको ये वन हेल्थ अप्रोच आएगी। और दूसरा ये दैट द हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट्स दैट ऑफ अनदर सिग्निफिकेंटली। और जो हेल्थ है किसी भी एक की, वो इम्पैक्ट करती है हेल्थ को या दैट को अनदर की, यानी दूसरे की, सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े मैनर में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बड़ा आसान सा है। कोविड-19 ने ये चीज़ का एहसास हमें करवा दिया है कि वन हेल्थ अप्रोच बड़ी अच्छी है, ये यूनिफाइंग और इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसमें बैलेंस किया जाता है हेल्थ को सभी की, इंसानों की, जानवरों की और एनवायरनमेंट की। और इस कन्विक्शन के साथ में किया जाता है कि ह्यूमन हमेशा म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहेगा और एक की हेल्थ जो है दूसरे को इम्पैक्ट करेगी। अगर ह्यूमन बीमार तो आसपास के जानवर बीमार, अगर पौधे बीमार तो उससे ह्यूमन बीमार, है ना। ऐसे हेल्थ जो है आपस में जुड़ी हुई है। हेल्थ इम्पैक्ट्स दैट ऑफ या द हेल्थ ऑफ अनदर सिग्निफिकेंटली। पैंडमिक इज योर सब्जेक्ट, हैज़ लेड इसकी वर्ब, विच की वर्ब है इज, विच आया है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के लिए। ह्यूमंस की वर्ब है लिव, हेल्थ की वर्ब है इम्पैक्ट्स। सिम्बायोसिस मैंने आपको बता दिया, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स, ऐसे रिश्ते जिनमें सबका बेनिफिट हो, ऐसी रिलेशनशिप्स को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं और इस वर्ड को नाउन फॉर्म में सिम्बायोसिस बोलते हैं। यहाँ पे दैट क्यों लगा है, हेल्थ का कंपैरिजन हेल्थ से होगा। हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट्स अनदर नहीं, हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट्स द हेल्थ ऑफ अनदर। दूसरी बार हेल्थ को हेल्थ से कंपेयर करना था तो हेल्थ को दूसरी बार ना लिख करके दैट से लिख करके बताया गया। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन होता तो फिर यहाँ दैट की जगह पे दोज लगा देते। ठीक है, कंपैरिजन जो है आपस की बराबरी की चीज़ों में करना है। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना। व्हाट इम्पैक्ट डिड द कोविड-19 पैंडमिक हैव ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एज मेंशन इन द पैसेज। अभी जो लास्ट लाइन आपने पढ़ी है ना, बस वही है ये क्वेश्चन। करवाऊँ इसकी हिंदी। कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा वन हेल्थ अप्रोच के एप्रिसिएशन पे? इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था, या इसने हाईलाइट किया स्ट्रिक्टर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की नीड को कोविड-19 ने। इसने एम्फसाइज़ किया इंटरकनेक्टेडनेस को ह्यूमन और एनिमल हेल्थ की, और या फिर ये डेवलपमेंट की तरफ ले गया हमें स्पेसिफिक वैक्सीन का, जो होता है जोनोटिक डिसीज़ के लिए, इस तरह की अजीबोगरीब बीमारियों के लिए। जोनोटिक डिसीज़ तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला इजी रखता हूँ
और इतना आसान है, अगर मेरे वाले आंसर से मैच ना हो, मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच कर लेना, नहीं हो तो खुद का कान मरोड़ लेना, फिर ध्यान से क्लास को आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर इसका गलती है, इस क्वेश्चन में आपकी गलती है तो। सेकंड भी आसान है यार, स्पेसिस के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है निपा वायरस के इन्फेक्शन के? हर्बल रेमेडी करो, है ना, काढ़ा वाड़ा पियो, उससे सही हो जाएगा, या फिर वैक्सीन लगवा लो निपा की बाज़ार में जो मिलती है, या फिर एंटीवायरल मेडिकेशन ले आओ कहीं से, और या फिर हॉस्पिटल में सपोर्टिव केयर लो। चारों में से क्या ऑप्शन है आपके पास निपा के लिए? चलिए थर्ड और फोर्थ बड़े आसान हैं, 2 वन वर्ड्स आपको पूछे गए हैं। इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं, और वो प्रोटीन्स जो बूस्ट करते हैं इम्यूनिटी को इन्फेक्शन के खिलाफ, उनको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक जार्गन्स हैं ये, बायोलॉजी के, लेकिन आपको आने चाहिए, बड़े कॉमन है ये। एंटीजन, पैथोजन, इम्यूनोजन और एंटीबॉडीज़, चारों में से 2 को सेट करना है, चारों ही आने चाहिए आपको। सिम्बायोसिस का मीनिंग आपसे पूछा है, हैवक होता है, होमस्टेड होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, रिजर्वोयर होता है। 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस 1 की वजह से या इसके आसपास, दूसरी एरर आपको मिलने वाली है इस डाई वर्ब की वजह से या इसके आसपास। चलिए कंक्लूड करेंगे क्लास को यहीं पे। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले? फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं, वहाँ से मैच करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई और क्वेरी, सजेशन, शिकायत, सुझाव, वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। पढ़ते सभी के हैं, जितना हो सकता है आंसर भी करते हैं, जितना आंसर नहीं करते हैं तो जो आप कहते हो उसके हिसाब से कुछ चेंजेस लाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो आपकी बात का इम्पैक्ट है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन को यूज़ करें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।